हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं कि ज़ीरो स्पर्म काउंट होता है। इनफर्टिलिटी का सबसे बेसिक टेस्ट यही होता है कि सबसे पहले हम स्पर्म एनालिसिस देखते हैं। अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, 20 मिलियन से कम है, तो नेचुरली कंसीव होना मुश्किल है। आईवीएफ आपके गैमीट्स हम लेते हैं, सीमेन कलेक्ट करते हैं, उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं। मतलब हर एक वुमेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एग के साथ में पैदा होती है एंड वो टाइम टू टाइम कम होते चले जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म एंड पीसीओडी आर वेरी वेरी लविंग कजिन ब्रदर्स। पीसीओडी को प्रिवेंट करने का कुछ मेथड या टिप्स? कि किसी विमेन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बॉडी में इतनी हीट होती है कि जो स्पर्म को किल कर देती है। बिना किसी मेडिसिन के अगर 3 महीना आपके टाइम टू टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। अगर आप 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेते हो तो वही 40 to 50,000 में आपका सारा ट्रीटमेंट हो के आप कंसीव कर सकते हो। तो WHO भी यही बोलता है कि पीसीओडी इज नॉट क्योरेबल, लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है। सो पीसीओडी को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी से, डायरेक्ट कनेक्शन है पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी का। सो स्वागत है डॉक्टर मेघा आपका द डिकोड शो में। कैसे हो आप? जी थैंक यू, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो हमारी बात चल रही थी और हमने जैसा डिस्कस किया था कि 2 मेजर टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और आयुर्वेद के एंगल पे अगर देखें तो इन दोनों पे काफ़ी कम बातें होती हैं। आयुर्वेदा में अक्सर लोग बातें करते हैं, पेन की बातें करते हैं, पंचकर्मा की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, बट 2 टॉपिक जिन पे लोग बात ज़्यादा नहीं करते हैं उसमें से पहली है पीसीओडी और दूसरी है इनफर्टिलिटी। और बात करें अगर इनफर्टिलिटी की, तो आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आने लगे हैं। पहले के टाइम में आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा होता था तब भी होता था, बट इतना अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि नेट नहीं था, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। वो सारे रीजंस हो सकते हैं। बट अगर बात करें अभी की, तो करंट सिनारियो में अगर देखें तो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनफर्टिलिटी इन जनरल क्या होती है, फिर हम आ जाएंगे कि आयुर्वेदा इसे किस तरह से देखता है, और फिर आगे बातें करेंगे डेफिनेटली ट्रीटमेंट पे और सारी चीज़ों पे। बट पहले स्टार्ट आप कर सकते हो, इनफर्टिलिटी होती क्या है? श्योर। देखो, इनफर्टिलिटी का एक अभी सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है कि 1 year ऑफ मैरिज में, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले रहे, प्रॉपर टाइम टू टाइम हम रिलेशंस रख रहे हैं 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, उसके रखने के बावजूद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है 1 साल तक, तो फिर वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में हम कंसिडर करेंगे। तो अभी तक 2 years का माना जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको 1 year कर दिया है कि 1 साल का रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है कि इनफर्टिलिटी मेल की है या फीमेल की है, राइट? हाँ। आप खुद से डायग्नोस नहीं कर सकते उसे। नहीं। सो उसके लिए क्या तरीके हैं? तो इनफर्टिलिटी क्यों नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये रूल आउट करना है कि जो विमेन है उसके मंथली साइकिल रेगुलर है या नहीं, ये जो सबसे बेसिक पहला। चेक एक घर पे आप कर सकते हो, राइट? वेरी नाइस। तो सबसे पहले ये चेक करना है, इफ़ अ वुमन इज सेइंग कि हाँ मैम मेरा तो टाइम टू टाइम पीरियड आ रहा है लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ, मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। तो उसमें हम चेक कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं कि Okay. आप में ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवुलेशन स्टडी करके एक टेस्ट होता है जो पीरियड्स के 12th 14th 16th और 18th डे पे हम देखते हैं कि Okay. एग्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं है, एग्स रप्चर हो रहे हैं कि नहीं है, वो चेक करते हैं। अगर वो भी हो रहा है तो फिर एक बार मेल का हम स्पर्म एनालिसिस भी देख लेते हैं कि स्पर्म काउंट अच्छा है कि नहीं है, स्पर्म मोटिलिटी ठीक है कि नहीं है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ट्यूब्स ओपन अप है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक है लेकिन ट्यूबल ब्लॉकेजेस की वजह से क्या होता है, स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता है ओवम की तरफ, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सो ये है, अगर विमेन के केस में ये प्रॉब्लम आती है तो ये सारे चेक हम करते हैं, सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बट अगर मेल में इनफर्टिलिटी है उस केस में हम क्या करते हैं? हाँ, मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बेसिक टेस्ट यही होता है कि सबसे पहले हम स्पर्म एनालिसिस देखते हैं। अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, 20 मिलियन से कम है, तो नेचुरली कंसीव होना मुश्किल है। तो फिर उनके लिए 2 to 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है, स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं एंड फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी आप प्लान करो। लेकिन अगर कुछ और भी उनको डिजीजेस है, सपोज स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग इश्यूज़ है या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो पहले हम वो मॉडिफाई करेंगे, उसका कॉस्ट रूल आउट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।
ओके, सो अगर बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा इसे किस तरह से देखता है, किस नज़रिए से देखता है? हाँ, जो ये आपने आयुर्वेदा बेसिक बताया आई थिंक, कि बेसिकली जब भी इस तरह की कोई इश्यूज़ आता है, इनफर्टिलिटी का जब भी केस आता है, तो हम मॉडर्न साइंस आप कह सकते हो या एक बेसिक टेस्ट कह सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर पता चलता है कि इनफर्टिलिटी का कॉज़ क्या है, मेल की है या फीमेल की है। बट अगर यहाँ पे हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद इसे किस तरह से लेता है? एक्चुअली मतलब आयुर्वेदा ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कंसेप्शन कैसे हो सकते हैं। ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु मीन्स द सीजन, इट शुड बी मतलब ओवुलेशन टाइम पे ही आपके रिलेशंस होने चाहिए, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। सेकंड है क्षेत्र मीन्स द फील्ड, जो यूट्रस है फीमेल का वो नॉर्मल होना चाहिए। देन अंबू मीन्स द नरिशमेंट, तो जो भी आप खाना ले रहे हो, फूड है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन होना, आपका फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, वो टाइमली होना चाहिए। खा रहे हो उसका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपकी बॉडी को, आपके गैमीट्स को, ओवम और स्पर्म को। एंड फोर्थ पार्ट इज बीज। बीज मीन्स द सीड। अगर हम उसको ऐसे कंसिडर किया है कि एक प्लांट को हमने ग्रो करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें बीज चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें फील्ड यानी सॉइल चाहिए, और हमें सीजन, खाद एंड हाँ जो भी है एनवायरनमेंट नरिशमेंट वो अच्छा। देना है। तो सिमिलरली आयुर्वेदा ने डिफाइन किया है कि एक बेबी को ग्रो करने के लिए भी वही 4 चीज़ें चाहिए हैं। तो ऋतु मीन्स द सीजन, क्षेत्र मीन्स द यूट्रस, यूट्राइन बेड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी कंसीव नहीं होगा। ओके, क्षेत्र अंबु मीन्स नरिशमेंट, एंड बीज मेल एंड फीमेल गैमेट, वो दोनों भी अच्छे होने चाहिए। एक बार हम इसे थोड़ा-सा और क्लियर करते हैं, इसमें थोड़ी-सी क्लैरिटी लाते हैं। तो सिम्पटम्स क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के? अगर एक मेल है तो, फीमेल है तो? क्या उसे एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में अपने इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ दिख सकते हैं? एक्चुअली आई शुड से कि इनफर्टिलिटी एक सिम्टम अपने आप में ही है। अगर ओके, आप 1 साल के रिलेशनशिप के बाद भी कंसीव नहीं कर पाए नेचुरली, बेसिकली 1 साल का जो रिलेशनशिप है और उसमें हाँ, आप ट्राई कर रहे हो कंसीव हाँ, आप करने का, कंटिन्यूअसली, बिल्कुल। यस, आप और कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं हुँ, एंड हुँ। उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट है। ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है कंसीव करने में? अगर कोई एक कपल है और वो प्लान करता है, सपोज़ दिसंबर का मंथ है, वो प्लान कर रहा है कि हमें अगले 3 से 4 महीने में कंसीव करना है, एंड दे आर डूइंग द प्रैक्टिस, वो अपना ट्राई कर रहे हैं करने का, तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है कंसीव होने में? देखो ऐसा नॉर्मल टाइम कुछ नहीं होता कि अगर आपका सही टाइम पे आप ओवुलेशन के टाइम में ट्राई कर रहे हो, गैमीट्स दोनों के ठीक है, हुँ, हुँ। स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओवुलेशन अच्छा हो रहा है, ट्यूब्स भी ओपन है, यूट्रस में कुछ नहीं है, तो आप 1 महीने में भी कंसीव कर सकते हो। एंड ऑन एन एवरेज 1 महीने में नहीं तो 3 मंथ्स में तो हो जाता है वो कंसीव। ओके, दैट्स नॉट एन इशू। 3 महीने, 4 महीने 3 to 4 आराम से मंथ्स में, हो जाता यस। है। बट अगर बात करें इनफर्टिलिटी की, तो अगर 1 साल से लंबा ये टाइम खिंच रहा है, तो मतलब कुछ इश्यू है, देन यू हैव टू सी योर डॉक्टर, या राइट? अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। हाँ तो जी। जैसे नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो सुनने में आता है, वो आता है आईवीएफ, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की। तो एक बार पहले आप आयुर्वेदा का मेथड पूरा बताओ, फिर हम बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, आईवीएफ अभी बहुत कॉमन हो गया है कि आईवीएफ उनमें स्पेशली करा जाता आप था। आईवीएफ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहोगे? हाँ, बेसिक। आईवीएफ इज कि आपके गैमीट्स हम लेते हैं, एग एग हम लेते हैं, ओवुलेशन टाइम पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेल का स्पर्म हम मतलब वट एवर द मेथड दे यूज़, मास्टरबेशन और वट एवर इट इज़, सीमेन कलेक्ट करते हैं, उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं। तो आईवीएफ का तरीका ही इसलिए था कि जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सपोज किसी का ट्यूब ब्लॉक है, हुँ, हुँ। तो वो ट्रैक्ट ही क्लियर नहीं है, तो स्पर्म वहाँ तक एंटर नहीं कर पा रहा है टू फर्टिलाइज, तो इसलिए ओवुलेशन तो हो रहा है फीमेल में, इम्प्लांट भी कर सकती है, यूट्राइन बेड नॉर्मल है, बस वो रूट ब्लॉक्ड है, इसलिए हम आईवीएफ का सहारा लेते थे। या फिर बहुत ज़्यादा अगर फीमेल का एज है 40+ है या जो भी है, नेचुरली वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आईवीएफ एक अच्छा अल्टरनेटिव था ये चीज़ों के लिए। बट नाउ अ डेज अगर ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है तो फिर यू शुड ट्राई फॉर नेचुरल। अगर 1 ट्यूब ब्लॉक भी है, 1 ट्यूब आपका ओपन है, तो भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके एग्स हेल्दी होने चाहिए। और अगर एग्स हेल्दी नहीं है तो आईवीएफ के भी आपने फेलियर केसेस देखे होंगे कि हाँ, एक बहुत। आईवीएफ फेल काफ़ी हुआ, टाइम दो, चक्कर लगाते हैं, बट हाँ, उसमें रिजल्ट्स नहीं आते 1 हैं। फेल हुआ, 2 फेल हुआ। इसमें कई चीज़ें ये भी, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो यूट्रस की वॉल होती है जहाँ पे बेबी को अटैच होना है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा कंसीव्ड, वो जहाँ अटैच हो रहा है वो वॉल ही कई बार वीक हो जाती है, मतलब उसका थिकनेस उतना नहीं होता, तो वहाँ पे अटैचमेंट हो ही नहीं पाता, हुँ, हुँ। इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आईवीएफ भी फेल होते हैं, मेरे पास ऐसे भी ओके, केसेस आते हैं कि आईवीएफ फेल था, जब चेक किया तो एंडोमेट्रियम जिसको 9 to 11 चाहिए है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, वो 2 ही mm था।
तो फिर तो फेल होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो ये हो गई आईवीएफ की बात। अब अगर आयुर्वेदा की बात करें तो इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हाँ। सबसे पहले हम केस लेते हैं एक विमेन का। एक ओके। औरत आती है और उसे अगर कंसीव नहीं कर रही हो, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेदा उसे देगा? हाँ, अगर वुमेन कंसीव नहीं करी, सपोज उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, मान लो पीसीओडी की ही पेशेंट है, सबसे कॉमन वही केसेस होते हैं। बिल्कुल, पीसीओडी भी हम कवर करेंगे, अभी आप शॉर्ट में से बता दो। सपोज उसके एग्स ही हेल्दी नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 to 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं, एग का नरिशमेंट हो पाए और प्लस एग्स ओवुलेट हो, एग्स का रप्चर होना भी ज़रूरी होता है। एग का डेवलपमेंट तो ओवरी में हो जाता है, लेकिन वो रप्चर होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आना चाहिए जहाँ पे उसको फर्टिलाइज होना है। तो कई बार क्या होता है, ओवरी की लेयर इतनी थिक हो जाती है कि एग को बाहर जाने का रूट ही नहीं मिल पाता, तो या तो वो अंदर ही ओवुलेट हो जाता है, अंदर ही रप्चर हो जाता है, तो जिससे वो हीमरेजिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट नाम की चीज़ें बनती हैं। और अगर वो रप्चर नहीं होता तो फिर वो अंदर ही फॉलिकुलर सिस्ट बन जाता है। तो फिर हमें पहले ये देखना है एग का डेवलपमेंट हो और एग रप्चर हो, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। एक बार वो रप्चर होने लग गया है तो फिर अगेन वो इम्प्लांटेशन सपोर्ट करे, तो उसके लिए भी हम आयुर्वेदा में मेडिसिन प्लस थेरेपीज़ करते हैं। ओके। यस, थेरेपीज़ में मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर बस्ती करके एक हम प्रोसीजर करते हैं विच इज़ नॉन इन्वेसिव, नॉन पेनफुल, उसमें कुछ भी पेन नहीं होता। मेनली वजाइनल रूट से एक मेडिसिन हम इंजेक्ट करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। सपोज़ किसी के पीरियड्स 1 को आए और 5 को ख़त्म हुए, तो उस टाइम पे मानते हैं कि जो सर्विक्स है ना, यूट्रस का जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा ओपन डायलेटेड रहता है, तो उस टाइम कुछ भी मेडिसिन जाना ईजी होता है। वंस वो क्लोज हो गया तो फिर हम नहीं करते। तो 6, 7, 8 ये 3 दिन होता है एवरी मंथ। हम कंसेक्यूटिवली कम से कम 3 महीने का प्रोसीजर करते हैं, और जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है उनमें देखा गया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रिजल्ट्स आते हैं। हैं उत्तर बस्ती से। तो इंटरनल मेडिसिन विद उत्तर बस्ती से, जिनमें ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, उनमें भी हमने करवाया है एंड उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है, जिनका आईवीएफ भी नहीं हुआ था वो लग। तो दिस वे आयुर्वेदा वर्क्स। और कोई और ट्रीटमेंट इसमें या ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट उत्तर है? बस्ती फीमेल के लिए करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पीसीओडी है या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो पहले उसको ठीक करने के लिए पंचकर्मा किया जाता है, उसके ओके। बाद प्रेगनेंसी प्लान। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेल में, सपोज़ बहुत ज़्यादा हीट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स डिटेरिएट हो रहे हैं बहुत बिल्कुल। स्पीड से, तो हम उनके लिए बोलते हैं कि आप पहले विरेचन करो, पूरा हीट बॉडी से बाहर आना चाहिए, डिटॉक्स होना चाहिए एंड देन प्लान फॉर दिस। तो बेसिकली आपने वही जो 3-4 चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही हों। आप जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन अपने बॉडी में डाल रहे हो, सारी चीज़ें ढंग से एब्जॉर्ब हो रही हैं कि नहीं, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके कंसीव करने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर राइट नहीं है तो डेफिनेटली आप पहले उस पे काम करोगे, उस बेस पे काम करोगे, उस बेस पे काम करने के बाद फिर जो प्रॉब्लम है आप उस पे जाओगे। और आई थिंक ये एक राइट मेथड भी है अगर आप इसे एक हेल्दी वे से करना चाहते हो तो। यस, इनफैक्ट सो चलें। प्लीज़। हाँ, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप, अगर आपके शादी को टाइम हो चुका है, 2-3 साल आपने सोचा कि हम इसके बाद में प्लान करेंगे, आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं रहा, तो आई सजेस्ट माय पेशेंट्स कि मेल एंड फीमेल दोनों भी अपना पहले डिटॉक्स करो, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो। ये डिटॉक्स आप एक बार क्लियर कर हाँ, सकते हो क्या? डिटॉक्स इज़ मतलब कि सपोज़ आपकी बॉडी में हीट इश्यूज़ ज़्यादा हैं, आपको स्मोकिंग का कंसर्न है, यू हैव फैटी लिवर, तो ऑफ कोर्स वो क्वालिटी ऑफ स्पर्म को तो इम्पैक्ट करता ही है। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ एग भी मतलब का उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। अगर वुमेन को स्मोकिंग का इश्यूज़ है या उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं था, उसको फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा शौक रहा होगा, तो फिर ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी के एग और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं रहते, और उससे डेवलप होने वाला बेबी का सर्वाइवल का चांस भी कम होता है। ओके। हाँ, एंड मतलब कंसीव वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, इसमें भी इश्यूज आते हैं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा ऑटिज्म और एडीएचडी राइट। टाइप के बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि या तो आपका लाइफ़स्टाइल। क्वालिटी अच्छा नहीं है स्पर्म और ओवम का, या फिर आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है मेल एंड फीमेल के बीच में। शादी के ओके। 1 साल में तो अच्छा रिलेशन रहता है, बॉन्डिंग रहती है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आई सजेस्ट माई पेशेंट कि अभी यू आर ट्राइंग टू हैव अ किड, तो ट्राई टू लिव जैसे कि आप शादी के पहले साल रह रहे थे। आयुर्वेदा ओके। का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ में कि मन का सहयोग होना ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, अगर आपके सब कुछ करेक्ट है उसके बाद भी मन नहीं है, आप में बॉन्डिंग नहीं है, प्यार नहीं है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती। ओके। साइकोलॉजिकल कंसर्न यू कैन से।
आप इसे कह सकते हो कि अगर स्ट्रेस वगैरह आप बहुत ज़्यादा यस। है आपकी लाइफ में तो वो भी एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे हो। सो करेक्ट। आपको अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करना है, आपको खाना अच्छा रखना है, नशे वगैरह से दूर रहना है। दूसरी चीज़, वर्कआउट वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि आपके हार्मोन्स भी कंट्रोल्ड रहें। तीसरी चीज़, आप वेट वगैरह भी अपना मैनेज कर सकते हो। डेफिनेटली इसकी बात हम पीसीओडी वाले सेक्शन में करेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि आपको आपस में प्यार बनाए रखना है, क्योंकि जब तक आप में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक कंसीव करने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, ये आयुर्वेदा के हिसाब से यस। कहा गया है। सो अभी हम आ जाते हैं मेल फर्टिलिटी पे। फीमेल की हमने बात कर ली, मेल में क्या इश्यूज हो सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। हाँ, मेल में इश्यू सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं कि ज़ीरो स्पर्म काउंट होता है। ओके। तो सबसे पहले चेक करना है, अगर बहुत कम स्पर्म काउंट है ना तो देखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या नहीं है। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है तो पहले उसको ठीक करना है। सपोज़ मतलब आप ऑल्टो से जाओ या मर्सिडीज़ से जाओ, अगर सामने ट्रैफिक जाम है तो आप पहुंच तो नहीं पाएंगे। राइट। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वो डाइजेशन ख़राब होने की वजह से हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपके स्पर्म काउंट बहुत कम हुए हैं। तो पहले उस कॉज को ठीक करना है, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन दोगे सेक्सुअल हेल्थ के लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए या फिर पीएमई और ईडी के लिए, तभी वो वर्क करता है, तब तक नहीं करता। ओके। सो सपोज कोई कपल है हम्म। और जैसे आपने बताया कि अगर आप प्लान कर रहे हो और 2-3 साल का आपने बीच में एक पॉज लिया है, आपने सोचा है कि 3 साल हम पहले मस्ती करेंगे, घूमे फिरेंगे, उसके बाद से फिर हम बेबी प्लान करेंगे। और मोस्टली अगर किसी की सही एज में शादी हो जाती है 25-26-27 साल में, तो उसके पास 2-3 साल का टाइम रहता है जिसमें वो लाइफ को पहले एक्सप्लोर करते हैं, घूमते घूमते हैं, अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर वो आगे का प्लान करते हैं। बट जिसकी लेट होती है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें लेट होती जाती हैं। सो करेक्ट। सपोज़ कोई एक पेशेंट नहीं कह सकते हैं, सपोज़ कोई कपल है जिसने 27 की एज में शादी कर ली थी और उन्होंने 2-3 साल का बीच में गैप लिया है। 30 की एज पे आके अब वो प्लान कर रहे हैं कि हमें बेबी प्लान करना है, हमें नेक्स्ट 1 ईयर में या विदिन 6 मंथ मुझे कंसीव करना है। तो उसके लिए क्या आयुर्वेदा में कोई ऐसा गाइडलाइन है? क्योंकि मैंने सुना है कई सारे संस्कार होते हैं, उसमें से ये होता है कि आप, अगर आपने कंसीव करने का सोचा है कि आपको कंसीव करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है, जिससे आपको कंसीव करने में आसानी हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई भी इशू ना हो और जो बच्चा हो वो भी हेल्दी रहे। तो इसके यस। लिए क्या है? हाँ, तो इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, तो कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वुमेन 30+ है तो AMH नाम का एक हार्मोन होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसका टेस्ट करना सबसे ज़रूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि रिजर्व काउंट कितना है एग में, एग का। मतलब हर एक वुमेन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग के साथ में पैदा होती है एंड वो टाइम टू टाइम कम 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 होते चले जाते हैं। और सिमिलरली अगर आपका वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपने बहुत स्ट्रेस लिया, आप टाइम पे सोते नहीं हैं, तो स्पेशली फॉर वुमेन एग काउंट बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो एक बार चेक करना है कि एग आपका AMH अच्छा है, 1 से 3 के बीच में एटलीस्ट चाहिए फॉर फॉर अ प्रेगनेंसी टू हैपन नेचुरली। वो ठीक है तो फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि आप थोड़ा डिटॉक्स करिए, अच्छा लाइफस्टाइल पे जाइए, अच्छे थॉट्स रखिए, मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखिए और फिर उसके बाद में आप 3 मंथ्स के बाद में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, इमिजिएटली नहीं करिए। ओके, 3 मंथ्स का आपको एक पीरियड देना हाँ। पड़ेगा। 6 मंथ देते तो और अच्छा है, बट यस। मिनिमम आपको 3 मंथ्स रखना पड़ता है, राइट? सो जैसे बातें होती हैं आयुर्वेद में, बहुत तरह के हर्ब्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं डिफरेंट सिनारियोज में। सो अगर कोई पेशेंट है, उसे अपनी फर्टिलिटी बूस्ट करनी है और अभी वो नहीं चाहता है डॉक्टर्स को दिखाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स के पास जाना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये सारी बातें करना, डिस्कस करना किसी डॉक्टर के साथ। आई थिंक नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा कोई है तो इनिशियली अपने घर पे बेसिक क्या स्टार्ट कर सकता है अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए? सपोज उसे 6 महीने में कंसीव करने का प्लान करना है, तो क्या कर सकता है? एक मेल और फीमेल दोनों के केस में हम बात कर सकते हैं, डाइट का या हर्ब्स का, इन सब की बातें आप कर सकते हो। हाँ, यस, श्योर। तो अगर कोई मेल की हम सबसे पहले बात करते हैं कि वैसे तो नहीं आपको ऐसा शाय फील करना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू आउट फॉर दिस। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले घर से शुरुआत करो, खाना अच्छा करो, टाइम पे सोना शुरू करो, खाने आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे तक हो जाना चाहिए,
लंच 1 तक एनी हाउ हो जाना चाहिए, एंड डिनर आप 7 to 8 तक कर लो। लेट नाइट डिनर करोगे और फिर सो जाओगे तो वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे मिलने वाला न्यूट्रिशन भी आपके गैमेट्स तक नहीं जाएगा। आइडियली ऐसा मानते हैं कि 3 मंथ्स का एक टाइम चाहिए रहता है स्पर्म को फैक्ट्री रिसेट होने के लिए या फिर ओवम का भी क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए। तो 3 मंथ्स पहले आप घर से स्टार्ट करो, अपना लाइफस्टाइल सुधारो, थोड़ा एक्टिव रहो, टाइम पे सोना शुरू करो, स्ट्रेस लेना थोड़ा कम करो, और अगर कुछ एडिक्शंस है तो उसको थोड़ा बंद करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके गैमेट्स यानी कि आपके स्पर्म और ओवम में जाएगा। उसके साथ में कुछ एक हर्ब्स है, अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है तो यू कैन स्टार्ट विद शतावरी, अश्वगंधा एंड गोक्षुर। लेकिन वो लेने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यू शुड नॉट हैव डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करो, उसके बाद कोई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। ये है एक बेसिक इंसान के लिए जिसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है या कोई समस्या नहीं है, वो इन सारे रेमेडीज़ को जो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट में, वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाँ। सो जैसे हमने बात की आईवीएफ की, तो आईवीएफ में देखा जाता है कई बार मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आई थिंक 2 मिसकैरेज के बाद इंसान की बॉडी पूरी गिव अप कर देती है कि नहीं करना है, आईवीएफ नहीं जाना है। तो कई बार ऐसा होता है वो फिर आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगर सपोज़ कोई पेशेंट आपके पास आईवीएफ फेल्ड पेशेंट है, आपके पास आता है जिसका 2 बार मिसकैरेज हुआ है या सक्सेसफुल नहीं रहा, मिसकैरेज भी नहीं हुआ है, बट आईवीएफ से किसी भी तरह की उसको हेल्प नहीं मिली है, तो उस केस में आप उसे कैसे ट्रीट करते हो और क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो कंसीव कर पाए? हाँ, ठीक है। देखिए, अगर किसी का रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना पड़ता है कि उनको जल्दी जल्दी टाइफॉइड या मलेरिया तो नहीं हुआ, या फिर टॉर्च नाम का एक टेस्ट रहता है जिसमें 8 वायरस का कॉम्बिनेशन रहता है, जो ब्लड टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हो। टॉर्च 8 मार्कर्स करके, उसमें एक वायरस रहता है रुबेला। अगर आपकी बॉडी में रुबेला नाम का वायरस पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, तो फिर वो बेबी को रहने ही नहीं देगा। उसका मतलब सबसे बड़ा इंडिकेशन यही होता है कि रुबेला की वजह से रिकरेंट आपके अबॉर्शन रहते हैं। तो उसके लिए आप पहले 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट लो इफ़ यू आर टॉर्च पॉजिटिव, उसके बाद ही आप ट्राई करो। और उसके अलावा अगर एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बनता तो उसके लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, एंडोमेट्रियम बना सकते हैं हम। और अगर एग का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उसके लिए हम मेडिसिन्स भी देते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, उतर बस्ती करते हैं। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो पहले महीने तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को बहुत साइकोलॉजिकली आपको कंसोल करने की ज़रूरत पड़ती है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अभी स्टिल यू हैव चांसेस, आपका एज इतना नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, नेचुरली होता है। एंड आईवीएफ फेलियर पेशेंट आयुर्वेदा में सक्सेसफुली कंसीव नेचुरली करते हैं। तो इसमें कुछ बहुत टेंशन लेने की, बहुत हारने की बात नहीं है। ओके, सो अगर बात करें सक्सेस रेट की, तो इसका सक्सेस रेट क्या होता है? सपोज़ अगर 100 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, हम्म। तो मुझे पता है कि कंडीशन सबकी अलग हो सकती है, बहुत सारे सिनेरियोज अलग होंगे, बट बेसिक अगर देखा जाए तो उन 100 में से कितने परसेंट कपल्स जो हैं वो कंसीव करते हैं? हाँ, अगर आप पूरा आयुर्वेदा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपने बहुत ट्रीटमेंट कराया, आपको कुछ भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो 100 में से 90% पेशेंट कंसीव कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपका यूट्रस और ओवरीज का साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, विच आर लाइक नॉन ट्रीटेबल भी कुछ डिजीजेज बट होती आई हैं। थिंक ये आपको पहले ही पता चल जाता होगा, हाँ, ऑफ राइट? कोर्स, आप जब अगर आप टेस्ट करते होगे, लैब से टेस्ट जो आती होंगी, रिपोर्ट्स आती होंगी, उसके बेसिस पे आप बताते होगे कि ये आपके में प्रॉब्लम है, तो हम इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आप एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट मत ही कराओ, कोई मतलब नहीं है। अगर सपोज। ट्रीट कराते हैं, सपोज उनको हम हटा ही देते हैं, फिर भी हमारे पास अब 100 पेशेंट ऐसे बचे हैं जिनको ये सारे इश्यूज नहीं है, जिनका आयुर्वेदा कहता है कि पॉसिबल है, कंसीव करना इनके लिए पॉसिबल है, तो उस केस में सक्सेस रेट क्या होते हैं? हाँ, अगर आपको कॉन्जेनाइटल कोई डिफॉर्मिटी नहीं है तो फिर आप 100% भी सक्सेसफुल हो सकते ओके। हैं। हो सकता है टाइम आपको ज़्यादा लग जाए बाकियों से, अगर आपकी कंडीशंस में प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल नहीं है, वो भी बहुत मतलब आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंस देता है मेंटल हेल्थ को। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप खुश नहीं है इंटरनली, तो एक न्यू लाइफ आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करती। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा है आयुर्वेदा ने। हस्बैंड वाइफ में इंटरैक्शन अच्छा रहना चाहिए। सबसे पहले तो बोलते हैं आप खुश रहना शुरू करो, बेबी होगा अपने टाइम पे हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें करते हैं, साथ में थोड़ा मेडिसिन, डिटॉक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर इतना करते हो 100% आपको बेबी कंसीव होना ही होना है, अगर आपके यूट्रस और मतलब कोई भी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है जो ट्रीट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे मैं आपसे कुछ टिप्स मांगना चाहूँगा, तो कुछ ऐसे टिप्स जो फीमेल के काम आए और कुछ ऐसे टिप्स जो मेल के काम आ सकें। हाँ, अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो सबसे पहले डू स्टार्ट विथ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज़ ओवरऑल एक्सरसाइज, स्पेशली वो आपके एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच आउट करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म सुधारेगा, तो आपका ओवरीज भी फंक्शनल होगा, ओव्यूलेशन में भी वो हेल्प करेगा। अच्छा खाना खाइए जो वाकई में न्यूट्रिशियस है। खाने के नाम पे बहुत सारे मिथ्स है कि आपको पोहा ही खाना चाहिए, बट नहीं, आई विल सजेस्ट कि अगर आपको 8 बजे भूख लगती है, आप रोटी सब्जी खाओ, विच इज़ मोस्ट न्यूट्रिशियस। हम अंग्रेज़ पैदा नहीं हुए थे, हमने बचपन से कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाया, हम रोटी सब्जी खा के बड़े हुए। राइट। तो आप रोटी सब्जी ही खाओ, आप बहुत ज़्यादा इसमें मत जाओ कि इंग्लिश फूड ही हमें लेना है, ऐसा लेना है, नो कार्ब्स। लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से मतलब इतना ज़्यादा आपकी बॉडी इम्पैक्ट होती है कि आपका एएमएच बहुत स्पीडली डिटेरियोरेट होता है। आपके एग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहे हो उनको। तो ऐसा देखा गया है कि 20-25 एज की लड़कियों का एएमएच वैल्यू उतना होता है जितना 45 की औरतों का होता है। तो ये ठीक नहीं है। आप बहुत क्रेज़िली ऐसे कोई डाइट्स फॉलो मत करिए जस्ट फॉर फिटनेस। आपको ये भी देखना है कि शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। आप क्या खा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंडियन अगर हो तो डू विद इंडियन डाइट। ऐसा कुछ बहुत स्टाइलिश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रोटी सब्ज़ी खाओ, दाल खाओ और जो भी है फ्रूट्स खाओ, वो सबसे भी आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिल सकती है। उससे भी आप फिगर मेंटेन कर सकते हो एंड स्पेशली आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहने चाहिए। बिल्कुल। यस। सो एक बार थेरेपीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हर बीमारी के लिए थेरेपीज़ अलग-अलग होती हैं। सो अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हो फीमेल के केस में, तो क्या-क्या थेरेपीज़ हैं आयुर्वेदा में? हाँ, और कितनी सिटिंग्स लगती हैं? रिज़ल्ट कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता है एक पेशेंट? हाँ। तो सपोज़ अगर कोई थायरॉइड का पेशेंट है, हुँ, हुँ। उनका टीएसएच बहुत हाई है, 12 है, 25 है, इससे भी ऊपर है, तो उनमें ओबेसिटी भी ऑफ कोर्स होगी अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो। और हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पीसीओडी आर वेरी वेरी लविंग कज़न ब्रदर्स। एक हुआ तो दूसरा होगा ही, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते क्योंकि दोनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में जो ओबेस है, जिनका टीएसएच भी हाई है, जिनको पीसीओडी है, हुँ, हुँ। जिनको फैट्स की वजह से ओवुलेट नहीं होता, तो उनमें हम वमन कर्म करते हैं। तो वमन इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर कफ दोषा, उसको बाहर निकालने के लिए। तो ओके, वमन मैं बताना चाहूँगी कि कैसे करते हैं। पहले हम 3 डेज़ मेडिसिन देते हैं जो आपकी भूख बढ़ाता है, ताकि उसके बाद जो हम दवाइयाँ देंगे वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। तो 3 डेज़ भूख बढ़ाने की दवाई देते हैं जिसको दीपन पाचन बोलते हैं। उसके बाद 5 डेज़ हम मेडिकेटेड घी देते हैं आपको। तो क्या होता है, घी की फॉर्मुलेशन एकमात्र ऐसी फॉर्मुलेशन है जो बॉडी के हर चैनल्स तक जाके टॉक्सिन्स को वहाँ से लेकर आती है थ्रू आउट द बॉडी टूवर्ड्स योर ट्रंक, मतलब पूरे शरीर के दोष को पेट में लाती है। तो 5 डेज़ हम घी पिलाते हैं ना, उसके साथ में कंसेक्यूटिवली हम बॉडी स्टीम और बॉडी मसाज डेली करवाते हैं पेशेंट का। 5 दिन ऐसा रहता है, छठे दिन एक ब्रेक देते हैं और उस दिन बोलते हैं कि जो जो कफ बढ़ा रहा है वो सारी चीज़ें आपको रात को खानी। ओके, एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम उनको वॉमिटिंग की मेडिसिन दे के वॉमिटिंग इंड्यूस करके वो जो जितने भी दोष हैं ना बॉडी के, जो आपके पेट में आए हैं, वो सारे वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पेशेंट बहुत लाइट फील करता है। जिनको थायराइड होता है 1 मंथ में उनका टीएसएच काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाता है। जिनका पीसीओडी होता है उनका पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है एंड ओबेसिटी भी ऑफ कोर्स कंट्रोल होती है। ओके, तो दिस इज़ फॉर ऐसे पेशेंट जो बहुत मोटे हैं, जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे। और एक दूसरा टाइप के पेशेंट्स होते हैं कि हाँ ठीक है, इतना वेट नहीं है लेकिन बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक टेस्ट होता है जिसको पीसीटी बोलते हैं, पोस्ट कोइटल टेस्ट, कि किसी किसी विमेन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बॉडी में इतनी हीट होती है कि जो स्पर्म को किल कर देती है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में भी कंसीव नहीं होता। उनको जल्दी जल्दी यूटीआई होता है, यूरिन में बर्निंग होती है, पेट में ऐसा जलन जलन सा फील होता है, तो उनको हम बोलते हैं कि आप पहले विरेचन करो। तो जैसे वमन में उल्टियाँ करवाते हैं, विरेचन में 2 दिन का गैप रहता है एंड उसके बाद लूज मोशंस करवाते हैं। ओके, पूरा बॉडी का हीट लूज मोशंस के थ्रू जाता है। और अगर ये दोनों भी नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो फिर उनको हम बस्ती देते हैं।
बस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिसिन घी वगैरह कुछ नहीं देते, रोज़ आपका मसाज होगा, स्टीम होगा और इनीमा देंगे हम मेडिसिन के थ्रू। ओके। सो मेल की अगर बात करें तो मेल में कुछ अलग से ऐसे थेरेपीज? सेम मेल में भी वैसे ही करते हैं। अगर मेल बहुत ज़्यादा ओबेस्ड है, बहुत ज़्यादा उनका वेट है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेट की वजह से भी आपका फर्टिलिटी इम्पेयर होता है, तो फैटी उनमें भी लीवर हम वगैरह जो होता है फैटी लिवर ओके। है, उनको भी हम वैसे ही करते हैं। फैटी लिवर है तो विरेचन करेंगे, क्योंकि वो डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा हीट भी आपके गैमेट्स के लिए अच्छा नहीं होता, वो उनके न्यूट्रिशन को सुखा देता है, तो वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचता नहीं है, ओके। तो उनमें विरेचन करते हैं। थेरेपेटिक लूज मोशंस, अगर बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत जल्दी सर्दी पकड़ता है, बहुत मोटे हो आप, तो फिर वमन कराते हैं। और ये दोनों के बाद में अगर आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, विच मीन्स कि आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनमें हम बस्ती करते हैं, मीन्स एनिमा। तो ये पूरा 8 दिन का ही प्रोसीजर होता है और बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती, आप आराम से कर सकते हो अपने काम के साथ में भी। सो कंसीव करने के लिए एक मैक्स टाइम पीरियड आप बता सकते हो? जैसे डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत सारे केसेस हैं, सबके केस में अलग होते हैं सिनारियोज, बट एक जनरिक अगर हम पकड़ें, 1000 पेशेंट हैं, 1000 पेशेंट में से जो एक नॉर्मल रेगुलर एक महिला को कंसीव करने में टाइम लगता है आयुर्वेदा के थ्रू, अगर वो कंसीव नहीं करती है पहले, आयुर्वेदा उपचार लेना शुरू करती है और सारी चीज़ें अगर उसने फॉलो की, तो कितना टाइम में वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकती है? देखो, अगर आपका सब कुछ ठीक नहीं है तो पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। राइट। 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट हम मिनिमम एक लेडी को देते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो आपके पीरियड्स रेगुलर रहने चाहिए बिना किसी मेडिसिन के। अगर 3 महीना आपके टाइम टू टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। अगर पीसीओडी पेशेंट है, पीसीओडी में 3 मंथ्स में ठीक करके देती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि आप गारंटी नहीं इमीडिएटली है। ट्राई करो। आप 3 मंथ्स और टाइम लो, मेडिसिन बंद करने के बाद भी आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अब आप ट्राई कर सकते हो। तो 6 मंथ्स का टाइम लेना चाहिए जिनको प्रॉब्लम्स है। जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिटॉक्स करके हम क्वालिटी इंप्रूव करके अगर करना चाहेंगे तो 3 मंथ्स में भी कंसीव हो जाता है। ये सो हम कोई थोड़ा मैक्स ले लेते हैं, 1 साल के अंदर हाँ, आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते इजीली, हो, राइट? वेरी इजीली। वेरी इजीली। और आईवीएफ के केस में अगर बात करें तो मैंने देखा है नॉर्मली 2 साल तक जाता है ये टाइम। एक्चुअली आईवीएफ बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, तो वो अच्छा। फीमेल के लिए बहुत ट्रबल करता है। एक बार जिसका आईवीएफ फेल होता है उसका मन ही नहीं करता है दोबारा करने का, ओके। क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं आपके एग्स को डेवलप करने के लिए। फिर अगेन आप एनेस्थीसिया में जाते हैं, जब हम एग्स को कलेक्ट करते हैं, तो ओके। वो सब इतना सिंपल नहीं है। तो इसलिए विमेन डरती है, जिसका एक बार आईवीएफ फेल होता है उसका मन नहीं करता दोबारा इतना सारा पेन को हम सह सकें। बट आयुर्वेदा में ऐसा कुछ भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, हमें किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे के सारे ओपीडी लेवल के प्रोसीजर्स होते हैं, आप आके अपना थेरेपीज करके घर जा सकते हो बड़े आराम से। और एक ये भी लोगों में थोड़ा मिसकंसेप्शन है कह सकते हैं, या समझ नहीं है इस चीज़ की कि आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप ट्रीटमेंट कुछ भी ले रहे हो आयुर्वेदा में, सो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नहीं, एक्चुअली कॉस्टली थोड़ा सा होता है ऑफ कोर्स आयुर्वेदा मेडिसिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ब्स लगते हैं। अगर अगेन आपको क्वालिटी अच्छा देना है तो आप कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। राइट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आईवीएफ जितना भी एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर आप एक एवरेज रेट लोगे तो 1 महीने का ट्रीटमेंट का आपका सब मिला के लगता है 4 से 5 हज़ार। अगर आप 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेते हो तो वही 40 to 50 थाउजेंड में आपका सारा ट्रीटमेंट हो के आप कंसीव कर सकते हो। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप आईवीएफ सोच सकते हो तो मतलब उससे तो 4 टाइम्स कम खर्चे में आप आयुर्वेदा से सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हो। राइट। मुझे लगता है एक वाइजली डिसीजन ये होगा कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले आपको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यस। नेचुरल भी है, इजी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो पहले आप इसे ट्राई करो। अगर आपको लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मोस्टली हो जाना चाहिए, जैसे हमारी बातें हो रही हैं, जैसे मैं कन्विंस हो रहा हूँ, सो आई थिंक आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए 6 महीने 7 महीने में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर रही, आपको किसी दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप आईवीएफ की तरफ मूव कर सकते हो। यस, अगर So- मतलब मेल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पर्म काउंट वेरी बहुत ही लो है, सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप कंसीव नहीं करा पा रहे हो, मान लो 10, मतलब ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनमें स्पर्म काउंट सिर्फ 2 या 3 होता है, नॉट इन मिलियन। जिसको Okay. 20 मिलियन, एटलीस्ट 20 मिलियन के ऊपर चाहिए, वो सिर्फ 1 या 2 होता है। तो फिर पहले तो हम कोशिश करते हैं बढ़ाने की।
बढ़ा नहीं तो फिर एक बार चेक करते हैं वो डेड है या लाइव है। लाइव है तो फिर ऐसे केसेस में हम नेचुरली तो नहीं करवा सकते, तो फिर आईवीएफ का सहारा ले सकते हो। बट ओके। अगर आप में पॉसिबिलिटी है तो आई शुड सजेस्ट कि आप पहले आयुर्वेदा लेके देखो। आयुर्वेदा में सबको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप बहुत इजीली कंसीव कर पाओगे। सो ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं जिसमें आईवीएफ के साथ आयुर्वेद का भी सहारा लेते हैं, लोग हाँ दोनों ऑफ को कोर्स। कंबाइन करके चलाते हैं। यस, मतलब मैंने पुणे में भी जॉब किया है, आ, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल करके। तो वहाँ का कैसा था कि अगर किसी फीमेल का एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा तो आईवीएफ सेंटर खुद अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि आप पहले आयुर्वेदा में जाइए, आप अपना एंडोमेट्रियम डेवलप करिए, उसके बाद हम आपको इम्प्लांट करेंगे। तब तक वो एग्स को फ्रोज करके रखते थे। ओके। यस, आई सीन वन केस कि वो लड़की अनमैरिड थी, शी वाज 40, शी वाज लाइक हैप्पी टू हैव किड, बट उसको शादी ही नहीं करना था। ओके। तो फिर उस ऑफ कोर्स आईवीएफ ही एक सहारा है, ऐसे नेचुरली तो नहीं हो सकता। तो फिर शी वेंट टू आईवीएफ सेंटर, उन्होंने उसके एग्स को फ्रीज किया। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा था। यूट्रस की जो वॉल है जहाँ पे बेबी ने अटैच होना है, जहाँ पे एग को इम्प्लांट होना है, वो वॉल अच्छे से डेवलप नहीं हो रही थी, यूट्राइन बेड ही अच्छा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले आप 2-3 महीना मतलब आयुर्वेदा में दिखाओ, एंडोमेट्रियम आपका अच्छा बनने लगेगा, उसके बाद हम इम्प्लांट करेंगे। एंड आई सीन कि उसने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में उसका एंडोमेट्रियम भी अच्छा हुआ। लेटर उन्होंने इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर किया एंड नाउ शी हैज़ 2 वेरी हेल्दी लविंग 2 डॉटर्स एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद देम ऑल्सो। सो अब मूव करते हैं पीसीओडी की तरफ। तो सबसे पहले मुझे खुद समझना है कि पीसीओडी एक्चुअली है क्या, और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यस, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसका फुल फॉर्म रहता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो एग्स हैं ना, हर महीने 5 to 6 एग्स दोनों ओवरीज में डेवलप होते हैं, जिसमें से एक एग अच्छा डोमिनेट होता है, अच्छे से ग्रो होता है, वो ओवुलेट होकर आपके फेलोपियन ट्यूब में आता है और वो वेट करता है स्पर्म का फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हमारा नेचुरल प्रोसीजर होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स इरेगुलर होते हैं तो क्या होता है कि वो एग्स, एक एग भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, वो ओवुलेट नहीं होता, और वही एग आपका सिस्ट बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो रप्चर नहीं हुआ। और क्या होता है नेचुरल साइकिल में, हार्मोन के इन्फ्लुएंस से जो बाकी के जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन आपके पूरे हो नहीं रहे, तो क्या होगा, जो बचे हुए छोटे एग्स हैं वो भी डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और आपका एग डेवलप भी नहीं हो रहा, तो वही इकट्ठा हो जाता है आपके पूरे ओवरीज के अराउंड और वो सिस्ट बनाने लग जाता है। तो पूरा होते 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 एक नेकलेस का स्ट्रक्चर बना लेता है, विच इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हैं। ओके, सो पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी का इशू है हाँ, किसी को भी? अगर आपको पीसीओडी है तो सबसे पहले आपका पीरियड इरेगुलर होगा, टाइम से नहीं आया तो महीने में 2 बार आ जाएगा, या तो फिर 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक भी लोगों को पीरियड्स आते ही नहीं है इसमें। दूसरा क्या है, आप किसी किसी को रिकरेंट एकदम सडन वेट गेन होता है, अनकंट्रोल वेट गेन, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक भी वेट बढ़ता है साल भर में, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इतना वेट क्यों बढ़ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, किसी के एक्नेस होते हैं, वो ठीक ही नहीं होते हैं, बिकॉज क्योंकि हार्मोन्स ही ठीक नहीं है, मेल हार्मोन बढ़ गया है, एंड्रोजन बढ़ गया है, तो वो आपके फेस के जो भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनको ठीक नहीं कर पाता। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो रहता है वो फेशियल हेयर होता है। नॉर्मली इस लड़कियों को भी छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं, बट वो बहुत माइल्ड होते हैं। लेकिन मेल के पैटर्न जैसे जब हेयर्स आते हैं ना, तब हम कोरिलेट करते हैं कि कहीं पीसीओडी तो नहीं है, तो उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। तो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स पीसीओडी के, जो ईजिली सारे वुमेन में दिखते हैं। बट हाँ, सबके सिम्टम्स सारे हों ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है किसी को वेट गेन हो रहा होगा, किसी को हो ही नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है आपका पीरियड टाइम पे आना चाहिए और अच्छा फ्लो होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि मेरा तो पीरियड आ रहा है, बस एक ही दिन आता है, तो वो भी ठीक नहीं है। ओके, सो एक तो ये हो गया सिम्टम्स आपको दिखने लगे। सो आपको किस तरह के टेस्ट के लिए जाना चाहिए, या किस तरह के डॉक्टर्स के पास आपको जाना चाहिए कि आपको ये कंफर्म हो कि पीसीओडी है या नहीं है? हाँ, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो आप किसी भी गायनेक को दिखाओ। सबसे पहले वो आपको अल्ट्रासाउंड करने बोलेंगे। अल्ट्रासाउंड तो आप अपने आप से भी कर सकते हो, बाई सेल्फ भी हो जाता है। आप कंफर्म हो जाइए कि आपको पीसीओडी है या सिर्फ हॉर्मोन्स का इशू है। अगर आपकी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिख रहा है तो आप पीसीओडी के पेशेंट हो। अगर आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है तो फिर हम हार्मोन टेस्ट करते हैं। टीएसएच है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थायराइड एक बार देखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पीरियड्स के लिए।
थायराइड हार्मोन दिखते हैं, LH और FSH दिखते हैं। सो अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा के हिसाब से पीसीओडी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या आयुर्वेदा पीसीओडी को क्या प्रॉब्लम समझता है कि क्या प्रॉब्लम थी आपके शरीर में, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपको पीसीओडी हुआ है? हाँ, एक्चुअली PCOD नाम का कोई टर्म आयुर्वेदा में कभी नहीं आया। आयुर्वेदा इसको समझता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? PCOD है। आप रिपोर्ट देख लो। मैं देखूंगी रिपोर्ट, आप पहले बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे पीरियड्स ठीक से नहीं आते, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे बिना पिल्स के आते ही नहीं है वेट। तो फिर हम समझते हैं इसको 3 कैटेगरीज में, कि आप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं श्रोत अवरोध, कि अगर आपका वेट बहुत बढ़ गया है तो आपकी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन है कि आपके पीरियड्स आ नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप में रसश है या शुक्रश है, रसश है मीन्स आप खा तो रहे हैं लेकिन फिर भी वो न्यूट्रिशन आपके सेल्स तक नहीं जा रहा, तो फिर हम उनका ट्रीटमेंट उस प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं। शुक्रश है इज़ लाइक वही, जैसे मैंने बोला कि शुक्र इज़ फॉर ओवम एंड स्पर्म, दोनों के लिए भी वो सेम टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदा यूज़ करता है। अगर शुक्र धातु बन कम रहा है तो भी ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स आ ही नहीं पा रहे हैं, उतना आप में हार्मोन बन ही नहीं पा रहा है कि जो पीरियड्स को ला पाए। तो दिस वे आयुर्वेदा सीज, और हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हर एक PCOD पेशेंट के लिए अलग होता है, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम हो ही नहीं सकती। तो एग्जैक्टली इसीलिए हर पेशेंट का पहले मैं पूरा डीपली पूरा हिस्ट्री लेती हूँ कि हाँ, इसको वेट गेन है और इसको मेडिसिन के साथ में पीरियड्स आते हैं, बिना मेडिसिन के नहीं आते। इट मीन्स शायद ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की मेडिसिन अलग होती हैं, हम गर्म दवाइयाँ देते हैं। अगर किसी को आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो विच मीन्स कि रसश है या शुक्रश है, तो फिर हम उसको हेल्दी करने के लिए मेडिसिन देते हैं, बल्य औषधि जिसको बोलते हैं, उस तरीके की मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर इस वाले को उसका मेडिसिन दिया, उसको इसका दिया, तो फिर काम नहीं करेगा। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा PCOD स्पेसिफिक है आयुर्वेदा में, हम बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि आपका कंडीशन क्या है, तो इसके हिसाब से जब दवा देते हैं तो असर करता है। क्योंकि लड़कियां ऐसा भी करती हैं, मेरे पास 2 पेशेंट हैं, एक ने ट्रीटमेंट लिया कि हाँ उसको मैंने दे दिया क्योंकि उसके पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको दशमूल दिया। लेकिन उसी की फ्रेंड थी जिसको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे थे, उसने बोला अरे मुझे डॉक्टर ने दिया है, ये तू भी यूज़ कर ले। और उसको क्या हुआ, जो आ रहे थे वो भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्स्ट्रक्शन कॉज था और उसका टिश्यू डिटोरिएशन था। इसकी मेडिसिन उसको दे दी तो उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो बिल्कुल। दिस वे इट वर्क्स इन सो आयुर्वेदा। नॉर्मल अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट में देखा जाए तो उसके लिए क्या डॉक्टर सजेस्ट मॉडर्न करते हैं? ट्रीटमेंट में बेसिकली या तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के पिल्स देते हैं या प्रोजेस्टेरोन या उसका कॉम्बिनेशन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है देने के लिए। सो कितने टाइम में रिलीफ मिलता है या कब सही होता है इन दवाओं को लेने से देखो, पीसीओडी? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि कारण क्या है। अगर आपका सिर्फ मतलब इसी पे फोकस करोगे, बस पीरियड आना चाहिए, तो वो फिर आप हार्मोन का पिल खा लोगे, 5 दिन में पीरियड आ जाएगा, लेकिन आपका PCOD वहाँ पे ठीक नहीं हुआ। PCOD हुआ तो हुआ क्यों? अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब था, तो जब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं, मेडिसिन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर पेशेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि हम जब तक गोलियां खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, जैसे ही गोलियां बंद होती हैं प्रॉब्लम वैसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके कारण पे काम ही नहीं कर रहा। आपका कॉज तो हमने ठीक ही नहीं किया, सिर्फ दवा दी है पीरियड्स आने की। तो ये चीज़ सबसे गलत है कि आपको ये नहीं सोचना है कि बस पीरियड आ जाए, ये भी देखना है कि मेरा प्रॉब्लम भी ठीक हो। अगर आपका वीकनेस है तो वीकनेस भी कम होना चाहिए, क्योंकि वीकनेस की वजह से भी डेट नहीं आती है लड़कियों को। तो इसलिए आयुर्वेदा बहुत स्पेसिफिक है, हर एक को अलग नज़रिए से देखता है और उनका ट्रीटमेंट भी अलग रहता है। सो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पीसीओडी ऐसा एक डिजीज़ है जो पूरी तरह से आप हटा नहीं सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं और कुछ पिल्स हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने किसी से सुना ही है, तो इसमें नहीं कितनी सच्चाई है मुझे नहीं नहीं, पता। आपने ठीक बोला। गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो WHO भी यही बोलता है कि PCOD इज़ नॉट क्योरेबल। ओके। यू कैन मैनेज द सिम्टम्स विद मेडिसिन एंड योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है। ओके। तो अगर हमने सपोज आप किसी लड़की को बहुत स्ट्रेस था, उसके बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव, फादर या हस्बैंड, किसी की डेथ हो गई, तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। तो अगर हमने उसके स्ट्रेस की ट्रीटमेंट कर दी,
साथ में पीसीओडी का मेडिसिन चला तो वो रोल आउट हो जाता है, वो ठीक होता है और वो वापस से नहीं होता। वो फिर से स्ट्रेस लेगी तभी वो होगा। तो बस उसको वही समझाना है, काउंसलिंग करनी है कि ये चीज़ नहीं करो। अब किसी का थायराइड हुआ, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया लाइफ़स्टाइल की खराबी की वजह से। अब तो हम लाइफ़स्टाइल तो सुधारेंगे और उसको बोलना भी पड़ेगा कि आप वापस से इसी लाइफ़स्टाइल पे जाओगे तो ये फिर से होगा। आपने ये खराब किया है इसलिए हुआ है। ये हम एक बार ठीक करके दे रहे हैं, दोबारा नहीं हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पीसीओडी को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी से, तो हुँ। इन दोनों में क्या कनेक्शन क्या है बेसिकली? डायरेक्ट कनेक्शन है पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी का। मेनली जैसे मैंने बोला ना कि एग्स ओवुलेट नहीं राइट, होते, एग्स इसको थोड़ा डेवलप सा ही और नहीं क्लियर होते। करते हैं, हाँ, ब्रेक डाउन करते हैं इसे। हाँ। तो इसमें क्या होता है पीसीओडी में क्या है कि एग्स हैं वो छोटे-छोटे बनते हैं और हम्म। वो वहीं रह जाते हैं, ना वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि हार्मोन नहीं बन रहे हैं और ना वो अच्छे से डेवलप होके ओवुलेट हो पा रहे हैं। ओवुलेट होंगे तभी तो आगे फर्टिलाइज़ेशन होगा, तभी तो हम कंसीव कर पाएँगे ना। तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है जो इनफर्टिलिटी विद पीसीओडी आते हैं, ये आपके एग्स ओवुलेट होने चाहिए क्योंकि ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो फिर उनका इमीडिएटली हम ये सारा मेडिसिन बंद करके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला मेडिसिन्स देते हैं। कंसीव किया व्हिच मीन्स उसके एग्स ओवुलेट हुए तभी तो वो फर्टिलाइज़ हो पाया, तभी तो बेबी आया। लेकिन थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, पीसीओडी के बीच में अगर प्रेगनेंसी हुई तो ब्लीडिंग या मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं ताकि ब्लीडिंग नहीं हो और मिसकैरेज नहीं हो। तो पहला 3-4 महीना ध्यान रख लिया तो फिर प्रेगनेंसी सेफली कंटिन्यू होती है, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, सो पीसीओडी को प्रिवेंट करने का कुछ मेथड या टिप्स जो आप देना हाँ, चाहो? पीसीओडी का प्रिवेंट करने का वही है कि जिस वजह से होता है, आप लेट नाइट मत सो, टाइम पे सो जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कुछ होने नहीं वाला है, सिर्फ हेल्थ इम्पैक्ट होगी। खाना थोड़ा-सा हेल्दी रखो, मतलब ठीक है वीकेंड पे एक बार खाया उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर दूसरे दिन बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पैकेज्ड फूड मत खाइए और एक्टिव ऑफ कोर्स रहिए। कि वही है ना, टाइम नहीं है। छोटे बच्चे बोलते हैं स्कूल के, हमें कहाँ टाइम है, हमारा तो सिलेबस इतना ज़्यादा है पढ़ने के लिए। और सिमिलरली फिर ऑफिस वाले भी वही बोलते हैं कि मुझे काम से फुर्सत मिले तब तो मैं खुद पे ध्यान दूँ, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम 1 घंटा अपने लिए हर कोई निकाल सकता है, उतना तो आप मोबाइल भी चला लेते हो बैठ के। बिल्कुल। तो वो 1 घंटा आप वो वहाँ से हटा के अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, वॉकिंग भी कर लो, वो भी बहुत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम का मेंबरशिप लो, जिम जॉइन करो, वहाँ जाके ही आप पीसीओडी से मतलब प्रिवेंशन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप घर में भी कर लो, मैट एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, एब्डोमिनल वर्कआउट थोड़ा सा भी किया ना तो भी आपको पीसीओडी नहीं होने वाला। ओके, सो पीसीओडी में अगर बात करें वेट की, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो पीसीओडी होने के चांसेस आप में ज़्यादा हैं। तो उस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, पीसीओडी की वजह से भी वेट गेन होता है ओके। और लेकिन और भी कारण हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, आप कुछ नहीं कर रहे तो वेट तो बढ़ेगा ही, और वेट रहा तो ऑफ कोर्स आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो फिर हार्मोन में तो इम्बैलेंस आना ही आना है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है, भले ही आपको पीसीओडी नहीं भी है, तो आपको वहाँ पे अवेयर हो जाना चाहिए कि नहीं अभी समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, मुझे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो उसी टाइम पे आप वेट लॉस कर लो, तो आगे की प्रॉब्लम्स थायरॉइड, पीसीओडी और फ्यूचर में डायबिटीज़, हम्म। क्योंकि ये तीनों बहुत प्यारे भाई-बहन हैं। एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, क्योंकि तीनों का कारण मेटाबॉलिज़्म है। सो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ पेशेंट होते हैं और उन्हें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है आयुर्वेदा के बारे में। उन्हें लगता है कि अगर वो त्रिफला चूर्ण खरीद के ला रहे हैं और खा ले रहे हैं उसे, तो वो आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। सेम ऐसे ही पीसीओडी में भी, जैसे आपने बताया, ये एक केस बताया था जिसमें उनकी फ्रेंड ने ही रिकमेंड कर दिया कि ये मैं दवा चला रही हूँ, तुम भी चला सकते हो, हुँ। नॉर्मल जैसे हम एलोपैथ में करते हैं। सो अगर कोई पेशेंट इस तरह की हरकतें कर रहा है और उसे लग रहा है वो आयुर्वेदा की दवा चला रहा है, तो उस केस में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मतलब गूगल सबके पास है, सबके पास फ़ोन और इंटरनेट है, तो लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पीसीओडी इन आयुर्वेदा। राइट। तो गूगल को कुछ पूछोगे वो तो बताएगा ही ना। डेफिनेटली। तो वहाँ पे लिख कर आता है अशोका आरएस इज़ अ गुड यूट्राइन टॉनिक, लेकिन किसके लिए गुड है वो नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। रजो प्रवर्तनी खा लो, 2-4 मेडिसिन तो बता ही देता है। तो लोग ब्लाइंडली जाते हैं स्टोर पे कि मुझे ये मेडिसिन दे दो, ना आपको डोज का मालूम होता है, ना ये मालूम है कि इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। अब सपोज़ किसी का पीरियड नहीं आ रहा क्योंकि उसका इंडोमेट्रियम, उसका यूट्रस वीक है,
इंडोमेट्रियम बनता नहीं है। इंडोमेट्रियम हमारा वो लेयर होता है जो हर महीने विड्रॉ होता है पीरियड्स के थ्रू और हर महीने नया बनता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी कंसीव करने के लिए। वो पूरा नहीं बना और ऊपर से आपने और विड्रॉल वाली मेडिसिन, गर्म मेडिसिन खा ली उसको गिराने वाली, तो फिर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट आपका यूट्रस और वीक हो सकता है, यूट्रस श्रिंक भी हो सकता है। तो मेडिसिन थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए और डॉक्टर की सलाह से लीजिए, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ हमारे पास भी आते हैं कि मैंने तो आयुर्वेद किया, उससे तो मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। पूछते हैं क्या किया? अशोकारिष्ट पिया। अशोकारिष्ट बेसिकली उनको देते हैं जिनको हेवी मेंसेस होता है, जिनको फाइब्रॉइड होता है। तो उन उसमें क्या करता है, थोड़ा सा वो फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन जिसको आ ही नहीं रहे उसको काम नहीं करेगा। ओके। तो ये थोड़ा सा मिथ है लोगों में कि अपनी मर्जी से लेते हैं, ये समझते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आयुर्वेदा है ये तो क्या ही करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पता, आपको नहीं पता ना आपको कंडीशन कौन सी राइट, राइट। कंडीशन का पीसीओडी है। डॉक्टर हुँ, को पूछेंगे, वो समझेगा, आपकी सारी हिस्ट्री लेगा, उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि खुद के डॉक्टर खुद मत बनो। गूगल इज़ नॉट द डॉक्टर, वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है कि आपको जानकारी मिल पाए, राइट। लेकिन पूरी बात ब्लाइंडली वहाँ से कोई दवाई नहीं लेनी है। या आपके फ्रेंड ने ले लिया तो आपको भी वो सूट करेगा, वो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए तो आयुर्वेदा बहुत वास्ट है, हज़ारों मेडिसिन है। हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या दे, तो हम ब्रेक लेते हैं, हमें भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है वापस से। तो फिर जब हमसे भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है तो फिर आपको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आपके लिए सारी दवाइयाँ नहीं हैं। ओके। सो यहाँ एक और मेरा क्वेश्चन था। सपोज़ कोई एक पेशेंट है और उसे पहले पीसीओडी के सिम्पटम्स दिखे। वो नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, किसी गायनेक के पास गया, उन्होंने उससे बोला कि ये टेस्ट हैं, ये आप कराओ एक बार और रिपोर्ट लेके मेरे पास आना। उन्होंने सारे टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी टेस्ट बोले वो करा के उन्हें रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया और बताया कि आपको पीसीओडी है। अब यहाँ पे उसके पास चॉइस थी, या तो वो एलोपैथ में जो दवाएं बताई गई हैं वो सारी पिल्स ले, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो भी पिल्स हैं या जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें लें। दूसरा रास्ता है वो आयुर्वेदा के पास आए और वो सारी चीज़ें जो आयुर्वेदा बताता है वो फॉलो करे। तो उसने चूज़ किया कि मैं पहले आयुर्वेदा वाला रास्ता है वो लूँगी, उसके बाद अगर नहीं सही होता है उससे तो मैं फिर नॉर्मल रेगुलर जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उस पर जाऊँगी। यस। सो वो पेशेंट आपके पास आता है तो उसका आप स्टार्टिंग से लेके जब वो ये बोल दे कि हाँ अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मेरा पीसीओडी ख़त्म हो चुका है, सो इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या थेरेपीज़ होती है, कितनी सिटिंग्स होती हैं? कॉस्ट की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक मोटा मोटा आप रफली बता सकते हो कि हाँ इतनी सिटिंग्स होती हैं, किसी की केस में डेफिनेटली बढ़ सकता है, किसी में कम हो सकता है, तो एक जेनरिक आप पूरा एक मेरे को स्केच ड्रॉ करके बताओ। हाँ, तो अगर कोई लड़की आती है कि मुझे रिसेंटली 3-4 महीने से ऐसा-ऐसा पीरियड में प्रॉब्लम हो रहा था, पहले मुझे लगा कि हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन नहीं हुआ। मैंने टेस्ट किया तो मुझे पीसीओडी आया। तो फिर सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है, कि फिर उसको पूछना पड़ता है आपके कोई एग्ज़ाम्स थे क्या? आपने कोई स्ट्रेस लिया? अभी न्यू गर्ल्स है, कोई ब्रेकअप हुआ क्या? स्ट्रेस है, किसी का डेथ हुआ है बहुत क्लोज़ली? वो सब जानना पड़ेगा कि कॉज़ क्या था। अगर सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑफ कोर्स डे 1 से ही उसको अपना लाइफ़स्टाइल बदलना पड़ेगा। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए हम थेरेपीज़ करते हैं लाइक शिरोधारा। और अगर स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर हम उसको दवाइयाँ देंगे। 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं। 3 मंथ्स के बाद हम फिर से चेक करके देखते हैं, एंड मोस्टली अगर नया-नया पीसीओडी है 3 मंथ्स में ठीक हो जाता है। बस शर्त क्या है कि मैं डे 1 को ही बोलती हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज करोगी तो ट्रीटमेंट लो, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं होने वाला और तुम्हारा टाइम और पैसा भी वेस्ट होगा। तो दे वर लाइक नहीं, आप जो बोलेंगी मैं करूँगी, और होता भी है। जो अच्छे से फॉलो करता है उसका ठीक होता भी है। और एक बार पूरा ठीक होता है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि वापस से इसका रिकरेंस ना हो। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा मानता है कि ये इम्बैलेंस ऑफ दोष है, कि बॉडी में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। नॉर्मल है, बैलेंस्ड है तो आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, लेकिन जैसे ही वो बिगड़ा तो कोई ना कोई बीमारी आपको होती है। तो वो दोष वापस से रीजनरेट, मतलब वापस से रीबैलेंस हो पाए, उसके लिए हम आयुर्वेदा का पंचकर्मा करते हैं। अगर पीसीओडी ऑब्स्ट्रक्शन है, बॉडी में वेट बढ़ा, तो वमन करा लो। उसके बाद आपको बार बार ये दवाइयों तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वमन करने के बाद में आपने ट्रीटमेंट लिया, वमन किया, फिर से पीसीओडी नहीं होता। बस ध्यान रखना है कि वो कारण आप वापस से ना करो, और वापस से कोई आप मेडिसिन आपको नहीं चलानी है उसके नहीं, बाद? उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं चलती।
अगर ओके। बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, पीसीओडी की वजह से बहुत एक्नेज आ रहे हैं, वेट का इतना इशू नहीं है, तो फिर हम विरेचन करवाते हैं। वो एक्सेसिव हीट बॉडी से बाहर जानी चाहिए, वो किया उससे भी ठीक होता है। किसी किसी का बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, वात बढ़ा हुआ होता है कि 4-4 दिन तक मोशंस आते ही नहीं हैं, तो इनको एक प्रॉपर, वो सिर्फ 8 दिन का ही प्रोसीजर होता है। आप कोई सा भी पंचकर्मा करो, बस्ती करो, सारे दोषास को एक्सपेल करो बॉडी से, पूरा बॉडी को वापस से रीजनरेट करो, एंड एक बार डिटॉक्स होता है तो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ बहुत हल्का लग रहा है। राइट। उसके बाद बस ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें वापस से ना करो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। अब शुगर खाने की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई, ठीक होने के बाद हम फिर से थोड़ी बोलेंगे कि आप रोज़ रोज़ एक गुलाब जामुन खाओ। तो सिमिलरली पीसीओडी का भी एक बार आपका ठीक हुआ लेकिन वापस से आपको ना हो, वो आप रिस्पॉन्सिबल हो, डॉक्टर नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बार ठीक किया ये तो फिर से हो गया दवाई बनने के बाद। तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपने टाइम पे सोया नहीं, आपने टाइम पे खाना नहीं खाया, आप फिर से ये करोगे तो इसके चांसेस है। इस बार पूरा ठीक करके दे रहे हैं, रीअकरेंस ना हो उसका भी हमने डिटॉक्स किया है, बट आगे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इट्स योर बॉडी। ओके। सो यहाँ पे आपने 2 टर्म्स यूज़ किए हैं, पंचकर्मा और वमन। तो यस। ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? पंचकर्मा एक 5 प्रोसेस होते हैं, 5 कर्म होते हैं जिसमें आयुर्वेद की भाषा में। वमन यानी थेरेपेटिक वॉमिटिंग जिसमें हम उल्टियाँ करवाते हैं, विरेचन थेरेपेटिक परगेशन जिसमें हम लूज मोशंस करवाते हैं मेडिसिन के थ्रू, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का वीकनेस नहीं आता है क्योंकि आप 5 दिन घी खाते हो तो सारा एनर्जी आपको घी से मिल जाता है। ओके। उसके बाद होता है बस्ती। बस्ती में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं होता, एक नॉर्मल घर का खाना ही खाना होता है जिसमें आप रोज़ डेली आएंगे, आपका फुल बॉडी मसाज किया जाएगा, आपको स्टीमर में रखा जाएगा 10 मिनट्स 15 मिनट्स सीज़न के हिसाब से, सर्दियाँ ओके। हैं तो थोड़ा ज़्यादा, गर्मी है तो कम। और फिर उसके बाद में आपको रेक्टल रूट से एक इनिमा देंगे मेडिसिन का, ताकि रेक्टल रूट बोलते हैं कि बहुत फास्ट रूट होता है, जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है डायरेक्टली इंटेस्टाइन से मेडिसिन को, तो वो आपके सर्कुलेशन में बहुत आसानी से जाके पूरे बॉडी को पहुंचा पाता है जो भी मेडिसिन है। तो ये 3 मेजर पंचकर्मा रहते हैं। उसके बाद नस्य होता है जिसमें नेज़ल ड्रॉप डालते हैं, वो उनमें ज़्यादा अच्छा काम करता है जिनको किसी टाइप का स्ट्रेस है, माइग्रेन है, या फिर जल्दी जल्दी साइनोसाइटिस होता है, ओके। या फिर किसी को बहुत स्ट्रेस है तो फिर हम शिरोधारा भी करते हैं। तो शिरोधारा में क्या होता है, एक मटके जैसा रहता है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके बिल्कुल टिप जो सेंटर होता है 2 आईब्रोज के बीच ऑयल। में, यहाँ पे बहुत मतलब स्लोली ऑयल गिरता है। 30 से 45 मिनट्स का सेशन होता है जो बहुत आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। लेकिन एक दिन में रिलैक्स नहीं हो सकता, कम से कम आपको 7 दिन तो वो करना पड़ेगा। रेगुलर 7 दिन का होता है। हाँ, ओके। तो ये 5 पंचकर्मा होते हैं, 5 कर्म होते हैं आयुर्वेदा के, जो मेनली सारी डिजीजेस में हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी आपको ठीक होने में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी डिटॉक्स आपको करना चाहिए साल में एक बार, हेल्दी रहने के लिए, ताकि आपके फ्यूचर में कोई बीमारियां नहीं हो। सो बेसिकली ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो पंचकर्मा के अंडर में आते हैं। यस। ओके। पंचकर्मा इज लाइक आयुर्वेदा का जो मेजर ऑपरेटिव होते हैं वो पंचकर्मा है, विच इज़ नॉन इन्वेसिव। तो वो हर बीमारी को ठीक होने में फास्टिंग करता है, मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट ये टाइम है। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है ना, तो आप सीज़न के हिसाब से पंचकर्मा कर सकते हो अपने डिटॉक्स के लिए, कि मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा नहीं रहा, एक बार पंचकर्मा कर लेते हैं, जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो सबसे इजी होता है, मतलब उसका सीज़न रहता है। अगर आप फेब के टाइम में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में करना चाहोगे तो वमन सबसे बेस्ट होता है, जिसमें आप वॉमिटिंग कराते हो सीजनल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में बहुत जल्दी स्किन इश्यूज होते हैं, आपको बहुत एसिडिटी होता है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आप विरेचन कर सकते हो। तो विरेचन करते हैं हम सितंबर अक्टूबर, वो बेस्ट टाइम होता है, या फिर आप अप्रैल से पहले कर सकते हो। और अगर बस्ती करना है, इनिमा करना है, तो ठंडियों में कर सकते हो या फिर बारिश के टाइम पे कर सकते हो। उस टाइम पे वात बढ़ता है, बोलते हैं ना, जिनको हड्डियां दुखती हैं तो उनका सर्दी राइट। और बारिश बड़ा बिल्कुल। मुश्किल जाता है। तो ये सब प्रोसीजर हैं, 3 ही मेजर कर्म होते हैं। तो जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फॉर हेल्दी लिविंग भी आप कर सकते हो, और प्रॉब्लम है तो वो जल्दी ठीक कर सकता है। उसके बाद में थोड़ी बहुत मेडिसिन और बहुत आराम से ठीक होता है। तो पंचकर्मा कैसा है, बॉडी में जो भी टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल के कुछ बचा ही नहीं है। तो अब आपके ऊपर है कि पूरा पेज आपको वाइट मिला, आप जैसा लिखोगे वो वैसा ही दिखेगा। बिल्कुल। सो अभी हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे आप कुछ टिप्स देना चाहोगे पीसीओडी पे या इनफर्टिलिटी पे? अगर आपको पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी से आप सफ़र कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है।
सबसे पहले ये तो सोचना भूल जाओ कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। गूगल में ऐसा लिखा ज़रूर है लेकिन इसका क्योर है आयुर्वेदा में। कुछ महीनों का मेडिसिन, कुछ महीनों का आपका डेडिकेशन चाहिए, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखो, स्ट्रेस कम लो, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो, खाना अच्छा खाओ और थोड़ा बहुत मेडिसिन्स के साथ में आपको कंसीव भी होगा, आपका पीसीओडी भी ठीक होगा और अगर आप पंचकर्मा भी लेते हो, तो वापस से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की है इनफर्टिलिटी के बारे में, बात की पीसीओडी के बारे में। सो इन दोनों से रिलेटेड अगर कुछ भी आप इशू फेस कर रहे हो या आपका कोई भी रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त यार कोई भी इस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहा है, सो आप ये पॉडकास्ट उसके साथ शेयर कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हो। मैं डॉक्टर की भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इससे रिलेटेड वीडियोस, आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे आती रहती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।